Hello guys, we are discussing agriculture. Let us see हम लास्ट टाइम हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं. ओके गाइस, तो ओके, हमने डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर में. हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. तो ओके, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जैसे लैंड को डिस्कस कर चुके हैं, वाटर को डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो उसके बाद हमने फर्टिलाइजर को डिस्कस किया. ओके, ठीक है. किस तरह से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. तो ओके, उसके बाद जीएम क्रॉप भी हमने डिस्कस करा. ओके, तो सीड के ऊपर डिस्कस किया हमने. ओके, हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. अभी इसके आगे हम पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स पे करते हैं शुरुआत. तो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग केसेस बड़े आते हैं आपके यहाँ पे इंडिया की कंट्री में. आप यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को लेके बात करें तो हमारी जो क्वालिटी है पेस्टिसाइड्स की, वो उसके लिए टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है. ओके, तो हम उसके पास हमारे पास अनसाइंटिफिक एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड्स की. और पेस्टिसाइड्स क्या करता है बेसिकली, ये क्रॉप को कंटेमिनेट भी करता है. ठीक है, तो गाइस, पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी जो है वो एक चैलेंज है. उसकी क्वालिटी मेंटेन करना एक चैलेंज है. ओके, तो हमारे पास क्वालिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. ओके, तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है पेस्टिसाइड्स की वो अंडर यूटिलाइज्ड है. ओके,
अब जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका प्राइस हाई है, एनवायरमेंटल के ऊपर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है ना। तो अब रिफॉर्म्स क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए? हम इसमें जो है पेस्टिसाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी, पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करने के लिए पेस्टिसाइड्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेस्टिसाइड्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो तो 3 Rs हम अप्लाई कर सकते हैं। राइट डोसेज होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए और राइट मैनर होना चाहिए। ओके, तो जो हजार्ड्स प्रैक्टिसेस हैं उसको हमने रोकना है, स्टॉप करना है। ओके, तो करेक्टिव एक्शन क्या करना है? तो हमने बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकसिंग करनी है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकसिंग करनी है, और हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सेटअप करना है। तो जो जेनेरिक पेस्टिसाइड्स जो महंगे हैं उनको हमने अफोर्डेबल बनाना है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स को की कंजप्शन को कम करना है। ओके, तो अब पेस्टिसाइड्स के जो डीलर्स हैं, ओके, और जो फार्मर्स हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आपने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। फूड जो है वो कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, फूड की सेफ्टी को हमने देखना है, प्राइसेस जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, है ना, इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ओके, तो ये हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा। अब इससे पेस्टिसाइड्स अगर वर्कर्स हैं अगर वो इनहेल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब रिफॉर्म्स की बात भी मैंने बताई कि क्या क्या इनिशिएटिव्स इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना। ये चीज़ 3 Rs जो है वो आपने याद रखने हैं, इनके ऊपर फोकस करना है ना। जो हजार्डस प्रैक्टिसेस हैं उसको कम करना है। ओके, तो अब ओके, तो हमने पेस्टिसाइड्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, और पेस्ट पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी कम होगी। ओके, पेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ओके, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमने करना है, और उसके बाद करेक्ट मैनर और करेक्ट डोजेस में इसको इस्तेमाल करना है। इसके लिए फार्मर की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, डीलर की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, नाउ हमने इनपुट्स हमने इनपुट्स कवर किए हैं, लैंड किया है हमने, वाटर पढ़ा है हमने वाटर यूजर एफिशिएंसी पढ़ा, हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, हमने ई टेक्नोलॉजी इन द यूज ऑफ फार्मर्स हमने पढ़ा, हमने फर्टिलाइजर्स हमने पढ़ी, हमने पेस्टिसाइड्स हमने डिस्कस किया। ओके, और हम इनपुट्स और देखते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्री मैकेनाइजेशन, एक और इनपुट है। ओके, तो मैकेनाइजेशन जो है, मशीन्स का इस्तेमाल 40 to 45% ही है।
तो ये एग्री मैकेनाइजेशन जो है हम कह सकते हैं कम है। बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में जो मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है। हमारे इंडिया में 45% है। ओके, तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सेस नहीं है क्रेडिट का, और इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है, और सब्सिडी के बेस पे ही डिमांड बूस्ट हो रही है। दूसरा कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी है लेकिन ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अगर सॉइल कंडीशन अलग हैं, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग हैं, है ना, फ्रेगमेंटेशन लैंड है, फ्रेगमेंटेड लैंड है, और जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो ये भी एक चैलेंज है ना। तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन है जो पॉलिसी की फार्म मैकेनाइजेशन को लेके, वो पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ओके, 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 तो चैलेंजेस हैं। तो इरिगेशन हमें बेटर चाहिए, सीड्स हमें बेटर चाहिए, मैकेनाइजेशन बेटर आना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्म में हमें कुछ इनिशिएटिव भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे तो अगर रिकमेंडेशन की बात करें कि क्या रिकमेंडेशन क्या हो सकती है, तो इसमें दलवाई पैलन ने क्या कहा कि और कस्टमर हायरिंग सेंटर्स होने चाहिए, ताकि हायरिंग सेंटर्स का मतलब होता है एग्रीकल्चरल मशीन बैंक्स होना चाहिए, है ना। तो आप रेंट पे भी इक्विपमेंट मशीनरी दे सकते हैं। ओके, और ओके, उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, ये क्या होता है, आइडिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने अभी अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1 रुपया लगाते हैं तो हमें मिलते हैं कितने, हमें 11.2 रुपीज़ हमें रिटर्न में मिलते हैं अगर हम 1 रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। ओके, तो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इंटेंसिटी है वो है 95.2। ओके, तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज नथिंग बट R&D, तो हम बेनिफिट्स इसके देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ओके, हर हर लेवल पे, हर लेवल पे जो है वो बेनिफिट जो है वो करेगा। ओके, ओके, अब चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस के, तो ह्यूमन रिसोर्सेस है ही नहीं है, इसके ऊपर लोग ही नहीं है जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में रिसर्च कर रहे हैं। ओके, ओके, तो लिंकेजेस जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। ठीक है, हाँ, ओके।
मार्केट के साथ लिंक नहीं है। प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है वो रिसर्च नहीं है। ओके, तो अगर अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या मोबिलिटी या कनेक्टिविटी वो चीज़ नहीं है, तो ये चैलेंजेस हैं जो कि हम फेस करते हैं विद आइडिया ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। ओके, तो अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, हमें ह्यूमन रिसोर्स करना पड़ेगा, बेटर पॉलिसी करनी पड़ेगी, ओके, बेटर आइडिया करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस में। ओके, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है बेसिकली, तो अब एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है में अगर हम देखें तो अब जो 40% जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनफॉर्मल लोन्स लेते हैं। ओके, तो सिर्फ 15% जो मार्जिनल जो फार्मर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन लेते हैं। इसका मतलब जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है जो कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सोर्स से क्रेडिट जो है वो अक्वायर करते हैं। और जो 40% है वो क्या करते हैं, नबार्ड नबार्ड की ये स्टडी है कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है वो उनमें से इनफॉर्मल लोन्स जो लेते हैं वो लेते हैं 40% जो है लोग वो लेते हैं इनफॉर्मल लोन्स। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो लैंड होल्डिंग का इशू है कि कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है। अब फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, साइज जो है लैंड होल्डिंग का वो कम होता जा रहा है डे बाय डे। तो अ, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की लैकिंग है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की। ओके, तो इम्बैलेंसेस है। ओके, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है एग्रीकल्चर में वो उसमें अनोमलीज हैं। ओके, तो ये कॉन्स्टेंट्स है इसमें क्योंकि जो साइज है लैंड होल्डिंग का वो डिक्लाइनिंग में है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अ, इसमें ठीक है, फार्मर्स मोबिलाइजेशन की बात कर सकते हैं, लैंड लीज मार्केट की बात कर सकते हैं, और वे फॉर्म जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन करने की ज़रूरत है ताकि जो क्रेडिट जो है वो इजली मिल जाए। ठीक है, और जो है लैंड लीज मार्केट सेटअप करनी पड़ेगी ताकि फार्मर जो है लैंड को लीज करके वो एग्रीकल्चर लोन जो है वो अक्वायर कर सके। अब स्कीम्स क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, केसीसी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है फार्मर्स के लिए, पीएसएल फॉर फार्मर्स ये भी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये सारी स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। जैसे हो गया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ओके, देन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। ओके, तो इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, तो जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो डिक्लाइन है। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो लैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो राइट्स का जो रिकॉर्ड है वो नहीं है। ओके, तो अब टीनेंट फार्मर्स जो है वो ज़्यादा हैं। ओके, ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की बात की। ओके, तो इसके लिए हमने पढ़ा जो आर एन डी में काम कर रहे हैं तो उसको बताने के लिए किसान टीवी चैनल है, किसान कॉल सेंटर्स हैं, मैंने बताया आपको पहले भी। तो इसमें आपको ई चौपाल है जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एग्री पोर्टल है, एग्री स्टैक करके है ना। तो ये मैकेनाइजेशन की टेक्निक्स है जो फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। तो कृषि विज्ञान केंद्र हैं यहाँ पे, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं यहाँ पे,
जो है R&D की जाती है। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट हमने डिस्कस किया। उसके बाद एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पे हम आ जाते हैं। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्या है? ओके, तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो दलवाई जो अशोक दलवाई पैनल है वो उन्होंने कहा कि अगर फार्मर्स की इनकम को हमने डबल करना है तो इनकम जो है वो कम से कम ग्रो करनी चाहिए 10%, 10.4% के साथ इनकम जो है वो फार्मर्स की हर 10 साल 10% जो है वो ग्रो करनी चाहिए 2016 से लेके 2022 तक। ठीक है, तो इसके लिए इनकम तभी बढ़ेगी अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करेगी। जब इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी तभी तो इनकम ग्रो करेगी। ये दलवाई पैनल अशोक दलवाई पैनल ने कहा। ओके, तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, तो अब चाइना की एक्सपीरियंस की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट भी ज़्यादा हुआ है और इनकम भी ज़्यादा हुई है। तो इसमें हम फूड सिक्योरिटी भी हम इसमें हेल्प करती है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है। ओके, तो अब देखिए, अब अगर हम ग्रोथ थ्योरी और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रोथ थ्योरी और इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशन की बात करें जो वो हाईलाइट करती है कि ग्रोथ जो है वो सेक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है उस सेक्टर में। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा, मोर द इन्वेस्टमेंट मोर द ग्रोथ। ओके, देन फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो फोकस एंड टारगेट अप्रोच है। ठीक है, तो प्रायोरिटी एरियाज क्या है? प्रायोरिटी एरियाज में रोड्स बनाने हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस किए जा रहे हैं। और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, रोड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, सीड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन सर्विस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, फर्टिलाइजर के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, तो इनका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसके लिए हमने बात की। तो इसमें कृषि कृषि विज्ञान केंद्र है जो R&D वर्क कैरी आउट करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस के लिए क्या बेनिफिट है इंश्योरेंस के? तो इसके अगर इंश्योरेंस होगा तो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ये एनकरेज करता है और ये सारे इन्वेस्टमेंट को लिंक करता है, फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करने को पे फोकस करता है। और जो लाइवलीहुड है उसमें सेफ गार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो सेफ गार्ड्स लिवलीहुड की बात करता है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। तो ठीक है, इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत करता है। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को एनकरेज करता है। ठीक है, तो ओके, तो अब बेसिकली जो है अब इंडिया जो है जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है वो लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्मर्स की एनरोलमेंट है और प्रीमियम के मामले में जो है वो रैंकिंग थर्ड है, प्रीमियम के मामले में रैंकिंग थर्ड है और नंबर ऑफ फार्मर जो एनरोल्ड हैं उनके मामले में नंबर वन है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें, ओके, तो अगर जो इंश्योर्ड एरिया है वो कितना है? वो कम से कम 610 लाख हेक्टेयर है और कम से कम 5,500 लाख फार्मर एप्लीकेशन जो है वो इंश्योर हुई हैं अंडर द स्कीम। ठीक है, तो इसमें हम बात करें जो वॉलंटरली है। ठीक है, टीन एंड फार्मर के लिए भी है, शेयर क्रॉप्स के लिए भी है। ओके, तो ओके,
ओके। ओके, तो अगर हम देखें चैलेंजेस क्या क्या है, वॉलंटरी है ये फार्मर्स के लिए, है ना। तो चैलेंजेस क्या हैं, प्रीमियम कॉस्ट हाई है ना। तो डिले है सेटलिंग क्लेम्स में। ओके, तो अवेयरनेस जो है वो अभी भी कम है, डिले है क्लेम सेटलिंग में, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है। तो ये हमें चैलेंजेस हैं। फीचर्स क्या क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, और इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं वो हमने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपरेटिव्स की। ओके, तो कॉपरेटिव्स क्या हैं, हमने अभी तक डिस्कस क्या क्या किया, हमने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को डिस्कस किया, हमने हमने एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की डिस्कस किया, हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की बात करें। ओके, तो हमने बात करी ना, एग्री मैकेनाइजेशन की बात करी, पेस्टिसाइड्स की बात की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस की बात की, हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की, है ना। तो लैंड हमने एज एन इनपुट, हमें हमें इंश्योरेंस देखा, हमने क्रेडिट देखा, तो हमने लैंड देखा, हमने 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 वाटर देखा, हमने फर्टिलाइजर देखा, पेस्टिसाइड्स देखे हमने, है ना, फर्टिलाइजर देखे, जीएम क्रॉप्स देखे। ठीक है, तो हम तो अब देखें, तो तो ये हम दो तीन टॉपिक्स हैं, तो ये अगर कवर हो जाते हैं तो एग्रीकल्चरल इनपुट्स का जो है हम वो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ओके, तो हम पहले जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स का जो है शेयर था लोन्स में वो ज़्यादा था। अब क्या हुआ है, अब ट्रेंड जो है वो ऐसा हुआ है कि कमर्शियल बैंक्स का जो है वो ज़्यादा हुआ है। अब 70% जो है वो शेयर जो है कमर्शियल बैंक का है एग्रीकल्चर क्रेडिट में। अभी अभी फार्मर्स के पास जो है लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, उनके पास डिजिटाइजेशन नहीं है ना। टीनेंट्स फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड नहीं है, तो वो लोन ले नहीं सकते, है ना। ठीक है, तो अब क्रेडिट उनको कोलेटरल नहीं है उनको ऑफर करने के लिए, तो वो क्या करेंगे ऑफर। तो उनको ये लगता है कि तो हम लोन देंगे एग्रीकल्चर लोन, तो एनपीए बढ़ेगा। तो बेसिकली बैंक क्या करेगा फिर, क्या करेगा गवर्नमेंट क्या करेगा जो है वो लैंड लैंड के लिए वो कोहेसिव एक्शन लेगा, अगर वो फार्मर जो है वो लोन रिपे नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर में प्राइवेटरी सेक्टर लैंडिंग है, वो है एग्रीकल्चर में। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो छोटे फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिल नहीं रहा, तो वो वो बेनिफिट किसको, लार्ज फार्मर्स को मिल रहा है, क्योंकि लार्ज साइज लोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है बैंक। आप इसके लिए जो
तो जो तो जो हमें लैंड लीज, तो लैंड लीज मार्केट के जरिए वो अगर वो लीज करते हैं लैंड को, तो उनको फिर वो लोन मिल सकता है। तो लैंड रिकॉर्ड एंड डिजिटाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है करना। ओके, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। ओके, और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एक। तो एक है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन के लिए। ओके, अब अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट की बात की, एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की, तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होएगी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होएगी। ओके, तो जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर, तो वो ज़्यादा है। तो अगर हमने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की ज़रूरत है। ओके, जितना ज़्यादा ग्रोथ तभी होएगी जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगी। ओके, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो अब सब्सिडी सब्सिडी पे इन्वेस्टमेंट करनी है गवर्नमेंट कहता है, या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट है उनको इन्वेस्टमेंट करनी है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ें सब्सिडी में आपको इसका जो है फिजिकल बर्डन इसमें ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो देगी इन्वेस्टमेंट, बट सब्सिडी जो है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देगी। ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हम करते हैं से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 11% हमें रिटर्न मिलेगा। अगर हम सब्सिडी में करते हैं ₹1 इन्वेस्ट, तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा? 0.8 हमें रिटर्न मिलेगा। ओके, तो तो हमें बेसिकली फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि सब्सिडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको आ सकता है। अब इसमें मेन स्कीम गवर्नमेंट की है, प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर स्कीम। तो हमें इम्पोर्टेंट हमें पढ़ना ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और चैलेंजेस क्या है इस स्कीम में, और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है इस स्कीम में। ओके, तो ये बेसिकली हमने पढ़ा क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमने सब्सिडी पे फोकस करना है या इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर हमने फोकस किया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस के ऊपर हमने फोकस किया, एग्री मैकेनाइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया, पेस्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, हमने जीएम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, हमने सीड्स के बारे में डिस्कस किया, ई टेक के बारे में डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हमने डिस्कस किया, हमने माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया, वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया किस तरह से ये सारे इनपुट्स हैं
एग्रीकल्चर के। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। जीएफ क्रॉप्स हमने डिस्कस कर दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो चैलेंजेस क्या क्या हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो एक सेफ्टी, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। अब अगर मेरे को पता है कि मैं सरप्लस है, वो मैं इंश्योरेंस की वजह से मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, पर इसमें चैलेंजेस भी हैं। प्रीमियम कॉस्ट जो है वो हाई है। ये सेफ गार्ड तो करता है लाइवलीहुड को, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आता है। बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो है ही नहीं, वो कैसे यूज़ करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। ओके, तो अब प्रीमियम रेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। खरीफ के लिए, रबी के लिए जो अलग अलग प्रीमियम रेट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे क्वेश्चन आ सकता है। नो लेट अस अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स है। कोऑपरेटिव का जो मोटो था वो था सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। तो इसके कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या है? तो फार्मर्स क्या है, वो दे आर कमिंग टुगेदर एंड देयर इज इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो अपने अपने प्रोडक्शन को, रिसोर्सेस पूल करेंगे रिसोर्सेस, और वो अपने रिसोर्सेस सब मिलकर काम करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करोगे, तो उसकी वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, है ना, डेवलपमेंट होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो उसमें चैलेंजेस हैं कोऑपरेटिव्स के लिए। तो लैंड रिफॉर्म्स का जो इशू था, तो देयर वाज इशू ऑफ बोगस कोऑपरेटिव्स। तब इन कोऑपरेटिव्स में कौन लीडर बनेगा, बट इसका पॉलिटिसाइजेशन है, वो 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 उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके लिए एक्चुअली कोऑपरेटिव्स बने हैं, उनको उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती। ओके, अब अब बड़े सारे इसमें चैलेंजेस हैं। तो अब हमने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है, तो अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश तो है, लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं स्ट्रेंथनिंग कर रही है। अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक की स्ट्रेंथन तो कर रही है। ओके, कोऑपरेटिव्स का आइडिया है, कोऑपरेटिव्स की, तो कोऑपरेटिव्स, अगर हम इंडिया में देखें तो कोऑपरेटिव्स में केस में सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे अमूल, अमूल है, तो ये कोऑपरेटिव सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। ओके, तो और उसके बाद हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, विच इज़ वेरी लाइकली एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू नो। हमारे पास हमारे हमारे फूड हमारे पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। हम फर्स्ट हैं मिल्क प्रोडक्शन में, तो सेकंड है हम शुगर में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ठीक है। अब जो 11.2% लैंड है जो कि वर्ल्ड की, ओके, तो 12% लोग जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। अब देखो वेरियस एसडीजीज हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
SDG 1 नो पॉवर्टी, पॉवर्टी कर सकेगा रिड्यूस। SDG 2 इज ज़ीरो हंगर, इसमें भी हेल्प कर सकता है। SDG 3, SDG 5 इज जेंडर इक्वालिटी ह्यूमन। SDG 6 इज क्लीन वाटर, तो फूड प्रोसेसिंग कैन हेल्प दिस क्लीन वाटर। SDG 8 इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी हम पढ़ सकते हैं। SDG 9 जो है ठीक है, तो डिफरेंट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको रिलीव कर सकते हैं। तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से तो SDG 12 है ना। अगर आपने सिग्निफिकेंस आ जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हो ज़ीरो हंगर, क्लीन वाटर, जेंडर इक्वालिटी, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं। ओके, अब अपस्ट्रीम में क्या आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, वो फार्मर्स हैं। हमने देखा लैंड की फ्रेगमेंटेशन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है वाटर का, मिसयूज है, प्रॉपर यूज है फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का इम्प्रॉपर यूज है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कॉन्स्टेंट, डाउनस्ट्रीम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मार्केट में एक्सेस होनी चाहिए, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को एक्चुअली चाहिए क्या, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने को होने चाहिए ताकि मैं स्टोरेज कर सकूं, हम कोल्ड चेन बना सकूं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमने देखनी पड़ेगी, डाउन स्ट्रीम कॉन्स्टेंट, अपस्ट्रीम कॉन्स्टेंट्स और डाउन स्ट्रीम कॉन्स्टेंट्स दोनों को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। तो आपने इसको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप तो ये तो तो आपने किस वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं हम इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, है ना। पॉलिसी हम बना सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी ले सकते हैं ना। तो हमारे पास ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है। ठीक है, तो आइडिया है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आइडिया है। ठीक है, स्कीम है कोल्ड चेन की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको फूड प्रोसेसिंग पे डेटा होना चाहिए, चैलेंजेस मेरे पास मेरे को पता है, स्कोप मेरे को पता है कि क्या स्कोप है, चैलेंजेस क्या है, अपस्ट्रीम चैलेंजेस क्या है, डाउन स्ट्रीम कॉन्स्टेंट्स क्या है, वो मेरे को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये है इनिशिएटिव्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली एक कंपोनेंट है फूड इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। जब हम सप्लाई चेन देखते हैं एग्रीकल्चर की, तो अब बेसिकली होता क्या है, अब एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन कहाँ से देखते हैं, फार्म से लेके फॉक तक देखते हैं। तो हमें देखते हैं यहाँ से फार्म पे क्या होता है, प्रोडक्शन होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वैल्यू एडिशन की जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर फाइनली वो कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ये पूरी सप्लाई चेन जो है ये आपस में कनेक्टेड है। तो आपको अगर मेरे को अगर मेरे को डिमांड करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कम होने चाहिए, तो पूरी सप्लाई चेन जो है हैज़ टू बी इंटरकनेक्टेड। तो एंटायर सप्लाई चेन जो है इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो ये हमारे इंडिया में जो जो चेन्स हैं ये ब्रोकन है, बट ये एक्चुअली ए वेरी कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। पर अपने मेरे को सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी है, तो मेरे को कनेक्टेड मेथड चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो बेटर कोऑर्डिनेशन होएगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कोऑर्डिनेशन बेटर से होएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अलग अलग काम नहीं करना है, इकट्ठे होकर काम करना है। ठीक है, ये है फार्म टू फॉक मॉडल।
तो इसमें सारे जो है सप्लाई चेन के लिंक्स हैं, ठीक है, फार्मर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, ठीक है। तो फार्मर से क्या करते हैं, कलेक्शन सेंटर करते हैं, फिर वो रिटेलर को देते हैं, कंज्यूमर देते हैं। रिटेल रूट भी है, एक रिटेल रूट है और एक मंडी रूट है। तो मंडी रूट कैसा है, मंडी रूट अलग चीज़ है, रिटेल रूट है, तो बेनिफिट्स जो है वो मिल सकते हैं, इसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को देखते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को हम देखते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत तो आपको रखना पड़ेगा, मैं आपको ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दे दूं ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है, हॉर्टिकल्चर इंटीग्रेटेड है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, प्लांटेशन है, पिक्स दिए, मैंने ट्रीज भी लगा दिए, मैंने क्रॉप भी लगा दिया, ठीक है। तो ये मॉडल्स हैं, ठीक है। जो जो पॉन्ड का गंदा पानी होगा तो वो हम पिक्स की वॉशिंग कर सकते हैं उससे, ठीक है। पिक्स जो एक्सक्रीटा निकालेंगे तो वो फिशेस को हम उससे फीड कर सकते हैं, तो उसका जो एक्सक्रीटा है वो ट्रीज के लिए मैन्योर है। तो जो मेरे को तो ट्री का कुछ हम फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, इसका मोटो ये है कि ज़ीरो वेस्ट करना है। वेस्ट वेस्ट बेसिकली क्या है, वेस्ट को रिसोर्स बनाना है जो दूसरे के काम आएगा। जैसे हॉर्टिकल्चर वेस्ट को हमने कहीं और इस्तेमाल करना है, तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी हो जाएगी, पेस्ट मैनेजमेंट में कर सकता हूँ, डिसीज मैनेजमेंट में कर सकता हूँ। अब चैलेंजेस क्या क्या होंगे, अफोर्डेबिलिटी है ना, अवेयरनेस है, हेजिटेंसी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप, पिगरी, फिशरी, इन सबको हमने कंबाइन करना है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। हम मार्केटिंग वाली साइड आ गए हैं, हमें देखना है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, और क्या हम कैसे हम आगे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को चैलेंजेस क्या क्या हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और अगर इसमें अगर हम सप्लाई चेन के फॉर्मेट में सोचें तो हम चैलेंजेस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम आस्किंग यू नो, ठीक है, टू टेल मी किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है एग्रीकल्चर में, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इश्यूज क्या क्या हैं। तो ये कोई दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट, ठीक है। ओके, this is not very difficult to think about, this is not something very difficult to think about। अभी अब ऑर्डरली पढ़ने का फायदा तभी होगा जैसे फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, नेट वाटर एक्सपोर्ट है, एक्सेस फर्टिलाइजर यूज, लैक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट है, लैक ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है, लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, लैक ऑफ वैल्यू एडिशन है ना। तो ये ठीक है, आपने ये टॉपिक्स हमने हमने डिस्कस किए हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रख के आप एग्रीकल्चरल
चैलेंजेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इश्यूज क्या हैं एग्रीकल्चर में वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हमारे पास जेंडरिंग पॉइंट्स नहीं है, वो भी होने चाहिए। जेंडरिंग पॉइंट भी हमको आना चाहिए, वो भी लिखना चाहिए। ये गलत नहीं है, गलत पॉइंट नहीं है कि फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर गलत तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये गलत पॉइंट नहीं है। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो ये पॉइंट्स बताना ये जेनरिक पॉइंट्स हैं, लेकिन ये गलत तो नहीं है तो ठीक है ये पॉइंट्स। अब देखो, लैक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, नो मार्केट इंटेलिजेंस। और अगर हमने चैलेंजेस लिखने आ जाएं तो सप्लाई साइड में और डिमांड साइड पे चैलेंजेस हम डिस्कस कर सकते हैं। इशू ऑफ क्वालिटी है, इशू ऑफ प्रोडक्शन है, हम बात कर सकते हैं। और जो डिमांड आनी है कंज्यूमर साइड से, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज की डिमांड है वो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम क्या करते हैं, हमारे स्टेबल पॉलिसी रिजीम नहीं है, टैरिफ बैरियर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है, हम, ठीक है, देर आर डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान बनाया, नेशनल प्रोग्राम बनाए गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हम कर सकें। ठीक है, टैरिफ मेजर्स हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ओके, तो अ, ये स्पाइस बोर्ड है, टी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के। अब इसमें एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बना था एग्रीकल्चर पे। इसने क्या कहा था, इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द सॉइल्स हैं इंडिया में, और सारे क्लाइमेट रीजन्स जो है वर्ल्ड के वो सारे इंडिया में हैं, और इंडिया को एक्सपर्ट होना चाहिए, इंडिया को एक्सपर्ट होना चाहिए, नंबर वन प्रोड्यूसर होना चाहिए एग्रीकल्चर में। हमारे जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है ना। तो इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, तो हमने मल्टीपल स्कीम्स को फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमें फोकस कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दिस इज समथिंग इजी फॉर अस टू राइट। ठीक है, अब इस बात करते हैं इश्यूज ऑफ एपीएमसी कमिटीज। तो ओके गाइस, तो एपीएमसी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स डिस्कस किया, हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को डिस्कस किया, है ना, हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिस्कस किया। ओके, हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया वीडियो में, कॉपरेटिव्स को डिस्कस किया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को डिस्कस किया, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया, और बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। तो गाइस इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।